आपको 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी हैं जिनकी हेल्प से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपकी जो लायबिलिटी साइड है उसकी जो हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर पहली हेडिंग दे रखी है आपकी शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपको पहला सब हेड दे रखा है शेयर कैपिटल और दूसरा सब हेड दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल में आपको करंट ईयर वैल्यू दे रखी है 3 लाख, प्रीवियस ईयर वैल्यू दे रखी है 1 लाख। इसका मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं गिवन ईयर में करंट ईयर में 2 लाख इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश ही कंसिडर किए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, जिसे हम बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं। ये करंट ईयर में सिर्फ 25,000 है, प्रीवियस ईयर में 1,20,000 है, यानी कि इस एक साल के अंदर पीएनएल का बैलेंस जो है वो 95,000 डिक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो अगली हेडिंग आती है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है और लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आपको 10% लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है और ये बता रखा है कि ये लोन जो है 1 जुलाई 2022 को लिया गया है। इसकी करंट ईयर वैल्यू 80,000 है, प्रीवियस ईयर वैल्यू 60,000 है। इसका मतलब कंपनी ने 20,000 का लोन लिया है ऑन 1 जुलाई 2022। क्लियर बच्चों। अगली हेडिंग है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आपको ट्रेड पेबल्स गिवन है। करंट ईयर में 6,000 है, प्रीवियस ईयर में 20,000 है। इसका मतलब ट्रेड पेबल 14,000 डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ट्रेड पेबल 14,000 डिक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा करंट लायबिलिटी में दूसरी हेडिंग सब हेड है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। करंट ईयर में 68,000, प्रीवियस ईयर में 70,000। और इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 53,000। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि ये जान सकें कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कितना प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट में से बनाया गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है बच्चों, और इसके लिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना ही होगा बिकॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। और फिर आपको टोटल दे रखा है करंट ईयर का 4,79,000, प्रीवियस ईयर का 3,70,000। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में आपको पहली हेडिंग दे रखी है नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर फिक्स एसेट दे रखा है और फिक्स एसेट के अंदर ही बता रखा है कि आपका मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दे रखा है। मशीनरी की कॉस्ट आपको दे रखी है करंट ईयर में 3,84,000, प्रीवियस ईयर में 2,15,000 और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट मशीनरी। तो बच्चों ये जितनी मशीनरी बढ़ रही है 1,69,000 वो मशीनरी की परचेज ही कहलाएगी। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर में 23,000 और करंट ईयर में 48,000, तो ये 25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही माना जाएगा। ठीक है, जितना डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में चार्ज किया है दैट इज ₹25,000। क्लियर बच्चों, और इनका नेट अमाउंट है 3,36,000 और 1,92,000। आपको इसे कंसिडर नहीं करना है, मशीनरी में इसको देखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्ट में इसको देखना है। इनका डिफरेंस परचेज ऑफ मशीनरी कहलाएगा, इनका डिफरेंस डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कहलाएगा। अब आ जाइए करंट एसेट्स पे। पहली करंट एसेट जो दे रखी है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 7,000 इंक्रीज हो रही है, प्रीवियस ईयर में 60,000 थी, करंट ईयर में 67,000 है। उसके अलावा आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 65, करंट ईयर में 51, यानी कि वो 14,000 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको प्रीवियस ईयर में 49,000 है और करंट ईयर में 25,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी 24,000 डिक्रीज हो रहे हैं। सही है बच्चों। और लास्ट में दे रखा है अदर करंट एसेट, प्रीवियस ईयर में 4,000 है, करंट ईयर में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये 4,000 डिक्रीज हो रहे हैं। टोटल सेम ही है जो लायबिलिटी साइड का था। तो बच्चों जब आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको बनाने से पहले दो चीज़ें कर लीजिए। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए पहले से ही, और प्रोविजन टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो निकाल लीजिए। तो प्रोविजन टैक्स के लिए तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन टैक्स का, और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाला जाएगा आइए वो भी देख लेते हैं। बच्चों प्रोविजन टैक्स का प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹70,000 और करंट ईयर बैलेंस है ₹68,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 53,000।
इनकी हेल्प से आपका प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा 51,000। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड का टोटल आया 1,20,1,000, इसमें से आपने 70,000 कम कर दिया, 51,000 आ गया प्रोविजनल टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये ऑपरेटिंग में प्लस किया जाता है बिल्कुल बिगिनिंग में वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और इसको जो है ऑपरेटिंग में ही माइनस करते हैं बिल्कुल एंड में। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पर। तो लोन क्योंकि जुलाई में लिया गया था 1 जुलाई, उससे पहले लोन 60,000 था, तो इस 60,000 पे आपको 10% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है जो कि आएगा 1,500। और 1 जुलाई को जो आपने 20,000 का लोन ले लिया है उससे लोन का अमाउंट बढ़कर हो गया 80,000। इस पे 10% इंटरेस्ट निकालिए फॉर 9 मंथ्स जो कि निकल के आएगा 6,000। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो है ₹7,500। तो ₹7,500 इज टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इसे ऑपरेटिंग में भी लिया जाता है, इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड किया जाता है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ है। ऑपरेटिंग में इसको इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसे प्रॉफिट में से पहले माइनस कर दिया गया था, दैट्स वाई इट इज़ एडेड बैक। ठीक है बच्चों, तो इतना काम हमने कर लिया। आइए वो हम अपना बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है डिटेल्स का एंड लास्ट कॉलम है आपका अमाउंट का। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। आप लोग पूरा लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसके अंदर भी सबसे पहले लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेना है, और आप जानते हैं वो प्रॉफिट नहीं लॉस था। ठीक है बच्चों, और इसमें प्रोविजनल टैक्स मेड वाला लीजिएगा जो आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया है, और वो आया था 51,000। इनका नेट रिजल्ट आ जाएगा 44,000 नेगेटिव। ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बल्कि आप इसे नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं लॉस है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आया करती हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है बच्चों, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह, कोई रिजर्व वगैरह अपने प्रॉफिट से बनाया है, कोई इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड पे किया है तो वो आता, लेकिन था ही नहीं इसलिए लिया भी नहीं गया, सिर्फ टैक्स से ही काम चल गया। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी होती है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जिसके अंदर केवल और केवल एक डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए ऐड करेंगे, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन जो एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इन दोनों को ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 44 - 25 इज 19, 19 में से 7 गया 12, 11,500 आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बल्कि आप ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्योंकि ये भी नेगेटिव ही आएगा। फिर आपको लेने हैं अपने करंट चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। याद रखिएगा करंट लायबिलिटीज़ में हमें उल्टा चलना होता है, अगर ये बढ़ेगा तो करंट लायबिलिटीज़ में सीधा चलना होता है, अगर ये बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करंट लायबिलिटीज़ में एक तो ट्रेड पेबल दे रखा था, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो हम जो है एक बार यहाँ लेते हैं और एक बार ऑपरेटिंग के एंड में लेंगे उसका प्रोविजनल टैक्स मेड और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मगर जो ट्रेड पेबल है उसका रोल है यहाँ पर। ट्रेड पेबल आपके बढ़ नहीं रहे थे, उल्टा कम हो रहे थे, 20,000 से वो 6,000 रह गए थे, और करंट लायबिलिटी में सीधा ही चलना होता है, बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस, तो आपको इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो वो 60,000 से 67,000 हो रही थी, तो इन्वेंट्री पे जो रूल लगता है वो करंट एसेट का रूल है, बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। इसमें उल्टा चलते हैं, इसमें सीधा और इसमें उल्टा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इन्वेंट्री बढ़ रही थी 7,000, तो वो माइनस में ही आएगा 7,000 क्योंकि आपको करंट एसेट में उल्टा चलना है। ट्रेड रिसीवेबल 14,000 कम हो रहे थे तो वो प्लस हो जाएंगे, अदर करंट एसेट भी 4,000 कम हो रहे हैं वो भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 14 से 14 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, 11,500 और 7,000, 18,500 - 4, दिस इज 14,500। ये कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कह सकते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव आया है।
ये दोनों कैंसिल हो गए थे। ठीक है बच्चों, 7 - 4 = 3, 11 + 3 = 14,500। अब आपको इसमें से माइनस करना है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि 53,000 आपको दे रखा था। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये फाइनल रिजल्ट आ गया 67,500 नेगेटिव। तो ये ऑपरेटिंग का बच्चों फाइनल आंसर है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर बच्चों? आइए अब बना लेते हैं अपना इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको आप पूरा लिखिएगा पहले तो। इसमें आता है परचेज सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, चाहे टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स। उसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इनकम आपको लेनी होती हैं, अपनी फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इनकम्स। फिलहाल तो उनमें से कुछ भी नहीं है, और आपका केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरी दे रखा था, जो बढ़ रहा था 1,69,000। ठीक है बच्चों, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी आ जाएगा 1,69,000 नेगेटिव एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। और इसमें कुछ भी नहीं है, तो यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फाइनल आंसर आ जाएगा 1,69,000 नेगेटिव। ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ कम टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको उसमें शेयर्स दे रखा था जो 1 लाख से 3 लाख हो रहे थे, तो 2 लाख प्लस में आ जाएगा। आपको लोन दे रखा था, 10% लोन जो था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था, इसका लोन लिया होगा, ये भी इनफ्लो है, शेयर्स का भी इनफ्लो है, क्योंकि दोनों के ऐसे कैश इंक्रीज़ हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया था वो आउटफ्लो है, उसे माइनस कर दीजिएगा। ये 2 में से 7 गए तो बच्चों 2 13, 2,12,500 पॉजिटिव आंसर आ रहा है ये। तो ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, या आप कह सकते हैं कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, इनका जो नेट रिजल्ट होता है वो कहलाता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके लिए ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग का आंसर तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ऑपरेटिंग का आंसर आया था 67,500 नेगेटिव, इन्वेस्टिंग का आंसर आया था 1,69,000 नेगेटिव। इसे आप करेंगे तो ये आएगा आपका बच्चों 2,36,500 नेगेटिव, और फाइनेंसिंग आंसर आया है 2,12,500 पॉजिटिव। तो इनका नेट रिजल्ट आएगा 24,000 नेगेटिव, यानी कि ये नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएगा। वैसे तो हमें पता ही था बच्चों नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, बिकॉज कैश का जो बैलेंस था वो प्रीवियस ईयर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस प्रीवियस ईयर में 49,000 था, करंट ईयर में वो 25,000 ही रह गया था, तो 24,000 डिक्रीज हो रहा है, वो हमें पहले से ही पता था ये चीज़। अब इसमें बच्चों बस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड कर दीजिए, जो कि 49,000 है प्रीवियस ईयर बैलेंस। अपने आप ही वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप चेक भी कर सकते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इतना ही आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों।